तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है अपना फाई स्केलर फंक्शन हमें गिवन है और साथ में क्या गिवन है कि डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर फंक्शन इनटू में वेक्टर फंक्शन किसके इक्वल है, n इंटू में आर क्यूब के इक्वल है। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी हमने किया था, आई होप आपका सोल्व हो ही गया होगा। तो हम सोल्व कर रहे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज करके। अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन और भी जल्दी सोल्व हो जाता है। लेकिन जनरली जो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस वाले फॉर्मूलाज हैं वो हम स्फेरिकल पोलर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए हैं वो हम याद रखते हैं, बाकी भी आपको याद रखने ही चाहिए। वो रिलेट करेंगे कैसे, हम आज की वीडियो में देखेंगे कि किस टाइप से बाकी जो फॉर्मूलाज हैं अदर कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में, स्फेरिकल पोलर और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, वो भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के तो आपको याद ही होने चाहिए, और जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उनका जो कन्वर्जन होता है कि उनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब हम आगे की वीडियोस में देखने ही वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे सिमिलर वे से जो हमने लास्ट वीडियो में किया। तो फाई अपना क्या है, फाई हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। आर वेक्टर जो है वो हमें पता ही है क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो जो फाई है अपना वो हमें क्या गिवन है, अगर इसका मैग्नीट्यूड हम लेते हैं आर वेक्टर का तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। और यहाँ पे गिवन है 3/2, तो मतलब ये क्या है, आर मैग्नीट्यूड का कितना है, क्यूब है, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब है फाई जो है। डाइवर्जेंस हमें फाइंड आउट करना है फाई इंटू में आर वेक्टर का। तो फाई वेक्टर की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, आर क्यूब वेक्टर लिख लेते हैं। आर क्यूब क्या है, अपना स्केलर है, वेक्टर नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ये। तो इसका डाइवर्जेंस हम कैसे निकालेंगे, ग्रेडियंट लेंगे इनटू में स्केलर फंक्शन है अपना आर क्यूब। और यहाँ से जब हम ग्रेडियंट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक वेक्टर आता है, तो उसकी डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे आर वेक्टर के साथ, जो कि हमें क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। प्लस आर क्यूब अपना बाहर आएगा और हम क्या लेंगे, डाइवर्जेंस लेंगे आर वेक्टर का, जो कि हमें क्या देगा, ओवरऑल एक स्केलर टर्म देगा। डाइवर्जेंस अगर हम लेते हैं किसी भी वेक्टर का तो हमें क्या मिलना चाहिए, स्केलर मिलना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, आर क्यूब की जगह पे ये वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ग्रेडियंट हम किसका निकाल रहे हैं, ग्रेडियंट अपना फॉर्मूला होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म में आई कैप कर्ल बाई कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाई कर्ल जेड के कैप। डॉट क्या आएगा, आर क्यूब है, तो आर क्यूब है अपना, तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर कितना है, 3/2। और ये जब हम इस पे ऑपरेट करते हैं ग्रेडियंट तो हमारे पास क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा जिसकी डॉट प्रोडक्ट हमें किसके साथ करनी है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के साथ। प्लस आर क्यूब जो कांस्टेंट है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो अपना स्केलर फंक्शन है वो आगे आएगा। डाइवर्जेंस हमें किसका लेना है, कर्ल बाई कर्ल एक्स आई कैप कर्ल बाई कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाई कर्ल जेड के कैप। और किसका ले रहे हैं हम डाइवर्जेंस, आर वेक्टर का ही, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, ये जो ऑपरेटर है हम इस पे ऑपरेट करते हैं स्केलर फंक्शन पे, तो ये क्या कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं हम एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये तो हमारे कांस्टेंट होंगे, एक्स स्क्वायर का सिर्फ होगा और वो कितना आएगा, 2x आएगा। अब डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, इस वेक्टर के साथ, यहाँ पे आई कैप है तो आई कैप डॉट आई कैप ही सिर्फ हमें 1 वैल्यू देगा। तो यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा, और आई कैप के साथ जो टर्म है वो कितनी है, 2x है, और ये कॉन्स्टेंट टर्म है। इनटू में x आएगा 2x स्क्वायर। सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यही टर्म अपनी कॉमन आएगी और 2y आएगा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2y स्क्वायर होगा प्लस 2z स्क्वायर। अब अगर 2 कॉमन लेते हैं हम, 2 हम कॉमन लेते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो टर्म है इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। तो ये टर्म अपनी हट जाएगी। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर भी कितना है, 3/2 ही है, जो कि इन दोनों टर्म से हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और हम डाइवर्जेंस ले रहे हैं किसका,
डाइवर्जेंस ले रहे हैं हम आर वेक्टर का, तो डाइवर्जेंस लेंगे आई कैप डॉट आई कैप ही सिर्फ वन वैल्यू हमें देगा, और कर्ल बाई कर्ल एक्स हम किसका ले रहे हैं, एक्स का, तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा 1 प्लस कर्ल बाई कर्ल वाई, वाई का लेंगे तो 1 प्लस 1, तो ये कितना आ रहा है, अगर ये टर्म हमने दोनों से कॉमन ले ली तो यहाँ पे 3 था और यहाँ पे भी कितना है 3, तो ये वैल्यू क्या आ रही है 6 इंटू में, इसको आप देखो तो ये हमारा क्या है आर क्यूब है, ठीक है। और ये किसके इक्वल आपको गिवन है, जो डाइवर्जेंस आपको गिवन है वो एन आर क्यूब के इक्वल गिवन है, तो n की वैल्यू कंपैरिजन करने से क्या आएगी, n की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है अपना कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन। कर्ल हम किसका निकालते हैं, वेक्टर फंक्शन का निकालते हैं। तो कैसे हम लिखेंगे, कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल क्रॉस, अगर v हमारा कोई वेक्टर है तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन v, वो किस टाइप से आपको गिवन है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप इज डिफाइंड एज डेल क्रॉस v। और जो डेल क्रॉस v अपना है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट आपको याद है हम कैसे फाइंड आउट करते थे, आई कैप जे कैप के कैप, ये हम सिर्फ देख रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में। बाकी जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी टर्म्स में कैसे हम लिखते हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को, वो भी हम देखेंगे आज की वीडियो में ही। तो यहाँ पे आपका क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, वी एक्स वी वाई वी जेड, और इसका हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। इस डिटर्मिनेंट को हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, डेल क्रॉस वी की। ये तो है अपना मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कि फिजिकली कैसे हम बताएंगे कि डेल क्रॉस वी जो है वो क्या बताता है। तो जो कर्ल है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, उसको हम ऐसे तो डिफाइन करते हैं, वेक्टर फंक्शन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हम लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन रिप्रेजेंट्स द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड जो अपना v है उसकी हम क्या देखते हैं, रोटेशन की मेजरमेंट देखते हैं, वेक्टर फील्ड एट एनी पॉइंट p, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो हमें क्या बताएगा कि जो वेक्टर फील्ड v है वो कितना रोटेट हुआ है, उसकी जो मेजरमेंट आएगी वो हमें क्या बताएगा, कर्ल का मैग्नीट्यूड बताएगा। एंड डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड is given by rotational axis। जिस एक्सिस के अबाउट हमने रोटेशन देखा है ना वेक्टर फील्ड का, उसकी जो एक्सिस होगी ना उसी को हम क्या बोल रहे हैं कि वो कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड की क्या है, डायरेक्शन है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि जेड एक्सिस के अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं किसी प्लेन को, और वो प्लेन कौन सा होगा, एक्स वाई प्लेन होगा। या फिर अगर हम ऐसे बोलें कि एक्स वाई प्लेन को हम रोटेट कर रहे हैं तो उसकी रोटेशन से जो एक्सिस हमारी मिलेगी ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो क्या होगी, या तो प्लस जेड होगी या माइनस जेड होगी। एक्स वाई प्लेन से हमें 2 ही रोटेशन मिल सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं हम कि वेक्टर फील्ड को जो कर्ल है वो कब अपना जीरो होगा, कब नॉन जीरो होगा, और वेक्टर फील्ड का रोटेशन हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, कुछ डायग्राम्स की हेल्प से हम देखते हैं। मान लेते हैं आपको जो डायग्राम है वो वेक्टर फील्ड का इस टाइप से गिवन है कि एक तो है अपना इस टाइप से, जो वेक्टर फील्ड है वो सेम ही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन है उनकी, सेम ही मैग्नीट्यूड है, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि कर्ल जो है वेक्टर फील्ड का वो क्या है, जीरो है, ठीक है। अब कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड यहाँ पे जीरो। अगर हम इस टाइप से बोलते हैं कि नीचे की तरफ तो डायरेक्शन जो है वो इस टाइप से है और ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है वो इस टाइप से होगी, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर एक मान लो फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ से तो इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ से इस डायरेक्शन में। तो अगर कोई भी
ऑब्जेक्ट आ जाता है उसके रास्ते में, तो वो किस टाइप से फ्लो करेगा कि उसका जो एंड होगा ना ऑब्जेक्ट का, वो तो क्या नीचे वाला एंड होगा वो तो उस तरफ में होगा, और ऊपर वाला एंड होगा वो इस टाइप से होगा। तो इस टाइप से कुछ रोटेशन हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट में कि एंड जो है, जो एंड टिका हुआ है वो तो हमारा आगे की तरफ चला जाएगा, और बाकी जो अपर बॉडी है उसकी वो पीछे की तरफ जाएगी। तो कुछ रोटेशन हमें देखने को मिलेगा। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन होती तो हम क्या बोलेंगे कि डेल क्रॉस बी जो है वेक्टर फील्ड वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है। और अगर आपको इस टाइप की सिचुएशन देखने को मिलती है कि ये तो था हमारा, अब जो ऊपर वाली लाइन है उसमें जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है और नीचे वाली में मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये जो है अपना वेक्टर फील्ड है वो वेलोसिटी ही बता रहा है फ्लूइड की, जो कि ऊपर वाली लेयर में वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, और नीचे वाली लेयर में वेलोसिटी क्या है, कम है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके रास्ते में आता है तो वो किस टाइप से मूव करेगा कि ऊपर नीचे वाली में तो वेलोसिटी कम है, तो जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है ना वो इस टाइप से मूव हो जाएगा। अपर लेयर जो है वो ऐसे मूव हो जाएगी, ज़्यादा मूव होगी, नीचे वाली भी होगी लेकिन कम होगी। तो एक रोटेशन आपको देखने को मिल रहा है इस डायरेक्शन में। जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कैसे मूव किया, ऐसे मूव किया। ठीक है। तो हमें इस डायरेक्शन में एक रोटेशन देखने को मिल रहा है। तो ये जो डायरेक्शन होगी, एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो किससे बता रहे हैं हम थंब से बताएंगे, लेकिन कौन से थंब से, राइट हैंड रूल फॉलो करेगा ये हमेशा। तो ये ध्यान रखना, जो डायरेक्शन हम बताएंगे ना वो राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे। तो ये डायरेक्शन जो है अपनी, ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, तो जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। अब अगर मान लें ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और डायरेक्शन इनवर्ड है, तो हम इसको मानेंगे कौन सी डायरेक्शन है, माइनस के कैप है। मैग्नीट्यूड कितना वो रोटेट हुआ वो तो हमें क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। और अगर इसकी डायरेक्शन की हम बात करें तो माइनस के कैप आएगी। और क्योंकि इसमें कुछ रोटेशन हमें देखने को मिल रहा है, तो कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड जो है वो क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। ठीक है। अब इसकी अगर आप बात करो तो रोटेशन हमें किस टाइप से देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपर लेयर जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस टाइप से आपको रोटेशन देखने को मिल रहा है। तो जो एक्सिस की डायरेक्शन है वो क्या है, आउटवर्ड है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, माइनस के कैप होगी। कर्ल की डायरेक्शन जो है, कर्ल नॉन जीरो होगा, कुछ मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस के कैप। यहाँ पे भी कर्ल नॉन जीरो होगा, कुछ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन क्या होगी, माइनस के कैप। इस सिचुएशन के लिए यहाँ पे अपना क्या है, कर्ल जीरो है। ठीक है। अगर आपको ये सिचुएशन ऐसे गिवन है कि ये जो एरो है वो लेंथ है जो है वो हमारी क्या कर रही है, मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इस टाइप से आपको गिवन है। तो एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे कुछ था, अब मैग्नीट्यूड यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, सेम ही डायरेक्शन में अगर लेंथ इंक्रीज होती है तो कर्ल तो हमें पता है ज़ीरो होगा, लेकिन जो डाइवर्जेंस है वेक्टर का वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। और अगर लेंथ जो है वो इंक्रीज करती है, लेंथ यहाँ पे भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, लेकिन लेंथ जो इंक्रीज कर रही है वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ पे जितनी है वो इतनी ही यहाँ पे है, लेकिन इंक्रीज जो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है ना वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर लेंथ इंक्रीज कर रही है अलोंग द फ्लो, नहीं परपेंडिकुलर टू द फ्लो, ठीक है, कि अपर लेयर्स में ज़्यादा होगी, लोअर वाली लेयर्स में कम होगी, तो इंक्रीमेंट जो हमें देखने को मिला वो ऊपर की तरफ मिला। तो जो डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो है। तो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको लेंथ में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है तो वहाँ पे क्या होगा, कर्ल नॉन जीरो होगा। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम देख लेते हैं, कर्ल की इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो उसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है अपना कि अगर कर्ल हमें निकालना हो, कर्ल आपको गिवन है इस टाइप से, ए वेक्टर है प्लस माइनस बी वेक्टर है, तो हम कैसे निकालेंगे, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, कर्ल मतलब डेल क्रॉस, ठीक है, तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर प्लस माइनस जो भी यहाँ पे साइन होगा वही यहाँ पे आ जाएगा, कर्ल ऑफ बी वेक्टर, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है। दूसरा है अपना कि अगर कर्ल हमें निकालना हो किसका, क्योंकि वेक्टर का ही हम निकालते हैं, लेकिन साथ में क्या हो, एक कोई स्केलर हो फाई और एक वेक्टर हो ए, तो हम कर्ल कैसे निकालेंगे, जो स्केलर है अपना और ये क्या है, वेक्टर, तो हम कैसे निकालेंगे,
स्केलर का तो क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। तो ग्रेडियंट हम लेंगे सबसे पहले किसका, स्केलर का। क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, अगर ग्रेडियंट लेते हैं स्केलर फंक्शन का तो एक वेक्टर हमें मिलेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम ए वेक्टर के साथ, प्लस फाई जो है वो अपना आगे आ जाएगा स्केलर, और डेल क्रॉस हम किसका लेंगे, ए वेक्टर का, कर्ल हम निकालेंगे ए वेक्टर का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है अपना कि अगर डेल क्रॉस वी जो है वेक्टर फील्ड, वो अगर हमें 0 गिवन है, इसका मतलब क्या है कि कोई रोटेशन नहीं है, नो रोटेशन, और इस टाइप की फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इररोटेशनल फील्ड। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन हो सकता है कि इरोटेशनल फील्ड आपको गिवन है और v का कोई कंपोनेंट आपको अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में ऐसे कुछ अननोन गिवन है, तो आप कैसे निकालोगे, डेल क्रॉस v को 0 के इक्वल रखोगे, क्योंकि आपको क्या गिवन है, इरोटेशनल फील्ड गिवन है, तो वहाँ से वो वैल्यू आप निकाल सकते हो। और इरोटेशनल फील्ड बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड आपने पढ़ा होगा क्लासिकल मैकेनिक्स में, जो कंजर्वेटिव है उसका मतलब क्या है कि वर्क डन जो है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। एक तो ऐसा होता है, और अगर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है तो अगर क्लोज्ड सर्कल में हम क्या निकालें, क्लोज्ड करके अलोंग अगर वर्क डन हम निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि पाथ पे इंडिपेंडेंट है, जहाँ से शुरू किया वहीं पे एंड हो रहा है, तो क्या आता है, 0 आता है। तो कंजर्वेटिव फील्ड होगा जब डेल क्रॉस वी 0 के इक्वल होता है। तो और ये हम कैसे लिखते हैं, जो स्टोक्स थ्योरम हम पढ़ेंगे आगे उसका यूज करके हम लिखते हैं कि अगर डेल क्रॉस वी अपना 0 के इक्वल होता है तो वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट कैसे आता है, और क्लोज्ड कर्व में उसकी वैल्यू 0 कैसे आती है, स्टोक्स थ्योरम में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही याद रख लो। और अगर डेल क्रॉस वी अपना 0 के इक्वल है तो ये जो वेक्टर फील्ड है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी जो वेक्टर फील्ड है उसको हम लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे ये भी हम देख लेते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि कर्ल ऑफ वी जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। हमने क्या मान लिया कि वी को हम इस टाइप से लिख रहे हैं। कंडीशन यहाँ पे क्या थी कि अगर डेल क्रॉस वी जो है वो 0 के इक्वल है तो वी को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम मान के चलेंगे कि v को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख के ले रहे हैं, तो चेक करेंगे कि क्या डेल क्रॉस v 0 के इक्वल आता है। अगर आता है तो डेल क्रॉस v के लिए हम v को इस टाइप से लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, v हमें गिवन होगा और हमें क्या निकालना है, डेल क्रॉस v निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, v जो है वो हमें गिवन है ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो हम यूज करेंगे स्टोक्स थ्योरम का, और स्टोक्स थ्योरम में हम क्या बोलते हैं कि अगर डेल क्रॉस वी आपको 0 के इक्वल गिवन है तो जो क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल जो है वो हमारा क्या होगा, v डॉट डी आर जो है वो भी हमारा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे होता है, अभी के लिए सिर्फ हम यूज कर रहे हैं। तो v डॉट डी आर जो है वो 0 के इक्वल होगा। v की जगह पे हमने क्या मान लिया, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर वेक्टर जो है उसका क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, अगर डेल क्रॉस v जो है वो 0 के इक्वल। लेकिन हम लेके क्या चल रहे हैं कि v अपना इस टाइप से है, और ये जो कंडीशन है वो तो हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो हम ये साइड लेके चलेंगे और देखेंगे कि ये 0 के इक्वल आती है कि नहीं आती है। तो डेल ऑफ फाई जो है उसको हम कैसे लिखेंगे, डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड। और अगर ग्रेडियंट हम ले रहे हैं तो क्या आएगा, वेक्टर आएगा, तो आई कैप जे कैप और के कैप इस टाइप से आएगा। डॉट डी आर वेक्टर जो है उसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। और ये क्या है, क्लोज्ड कर्व है, तो क्लोज्ड कर्व की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड है यहाँ पे डी जेड। और ये जो वैल्यू है वो हमें क्या बता रही है, चेंज इन फाई बता रही है। ठीक है, अब ये हमें फाइंड आउट करना है क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल चेंज इन फाई। तो फाई कोई स्केलर फंक्शन है और उसमें चेंज हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्लोज्ड कर्व के लिए। तो क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या कि जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वहीं पे हम एंड कर रहे हैं, तो जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है वो क्या है, सेम है।
तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर सेम है तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। तो ये जो वैल्यू थी वो हमारी किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल, और ये वैल्यू 0 के इक्वल आई, मतलब डेल क्रॉस v जो है वो 0 के इक्वल आ गया। तो v को हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फ्लूइड मोशन हमें गिवन है, वेक्टर फील्ड हमें गिवन है, और वो क्या गिवन है, इररोटेशनल। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। मतलब जो स्केलर पोटेंशियल की टर्म्स में हम लिख सकते हैं वेक्टर फील्ड को, वो जो स्केलर पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इफ़ सो, अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि ये जो वेक्टर फील्ड है वो हमारा क्या होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए। तो इरोटेशनल के लिए जो डेल क्रॉस v जो है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो हम सोल्व करेंगे आई कैप जे कैप के कैप, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। एक्स वाली जो टर्म है वो क्या है, वाई साइन जेड माइनस साइन एक्स। जे वाली जो टर्म है वो क्या है, एक्स साइन जेड प्लस 2yz। और के वाली टर्म है एक्स वाई कोस जेड प्लस वाई स्क्वायर। इसका डिटर्मिनेंट हमें चेक करना है। तो आई कैप इंटू में डेल बाई डेल वाई हम करेंगे एक्स कोस जेड प्लस 2y माइनस इसका करेंगे डेल बाई डेल जेड। तो क्या आएगा, एक्स साइन का क्या हो जाएगा, कोस जेड प्लस 2y। तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2y आएगा। तो ये जो टर्म है वो तो हमारी कैंसिल हो रही है। आई कैप का वेक्टर तो जो है वो 0 है। जे कैप का हम निकालें, माइनस जे कैप लेके चलेंगे। सेकेंड वाली जो टर्म है उसके साथ माइनस साइन लेके चलते हैं। तो हम इधर से शुरू करते हैं। तो कर्ल बाई कर्ल एक्स इसका हम लेंगे, तो वाई कोस जेड प्लस एक्स के साथ में ये तो चेंज होगा नहीं। कर्ल बाई कर्ल जेड इसका अगर हम लेंगे तो क्या आएगा, वाई माइनस वाई साइन का क्या हो जाएगा, कोस जेड। तो ये टर्म भी हमारी 0 के इक्वल होगी। प्लस के कैप एक्स बाई कर्ल एक्स इसका तो साइन जेड, 2yz का तो 0 होगा। कर्ल बाई कर्ल वाई इसका तो माइनस साइन जेड। तो ये वाली टर्म भी 0 है। तो हमारे पास क्या आ रहा है कि डेल क्रॉस v जो है वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि जो वेक्टर फ्लूइड मोशन हमें गिवन है वो क्या है, इरोटेशनल है। तो इरोटेशनल है तो v को हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो यहाँ पे जो फाई है ना, पोटेंशियल, वेलोसिटी पोटेंशियल, वो हमें फाइंड आउट करना। तो v को हमने लिखा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही आपको गिवन है। और उसको हमने क्या लिखा, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या है, कर्ल बाई कर्ल एक्स, कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल फाई बाई कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल फाई बाई कर्ल जेड के कैप। ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो वी एक्स कॉम्पोनेंट है, ये वाला जो कॉम्पोनेंट है वो किसके इक्वल आएगा, कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स के इक्वल आएगा। क्या है, वाई साइन जेड माइनस साइन एक्स। ठीक है। तो यहाँ से फाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फाई की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस टर्म के साथ x आ जाएगा, y साइन z तो कांस्टेंट है ही। यहाँ पे साइन x है तो साइन x का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो माइनस कोस x आता है, तो यहाँ पे प्लस कोस x आ जाएगा। और कुछ फंक्शन हो सकता है यहाँ पे कांस्टेंट की टर्म्स में, वो क्या होगा, f1 y और z का फंक्शन हो सकता है, क्योंकि x का अगर फंक्शन होता तो साथ में टर्म आ जाती। ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन होगा तो या तो y और z का हो सकता है। डेल फाई बाई डेल वाई कंपेयर हम करेंगे तो वो वी वाई के इक्वल होगा। तो वी वाई की वैल्यू क्या है, एक्स साइन जेड प्लस 2yz। ठीक है। अब ऐसे ही फाई की वैल्यू हम निकालेंगे तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वही आ रहा है, एक्स वाई साइन जेड आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो क्या आएगा, 2 इंटू में वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो वाई स्क्वायर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जेड वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है। प्लस कोई कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है किसका, एक्स और जेड का, वाई का तो होगा नहीं। डेल सिमिलरली डेल फाई बाई डेल जेड जो है वो हमारा किसके इक्वल है, एक्स वाई कोस जेड प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो फाई की वैल्यू हम यहाँ से भी निकालेंगे, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, कोस जेड का क्या होता है, साइन जेड होता है। तो एक्स वाई साइन जेड प्लस यहाँ पे इसके साथ हम इंटीग्रेट करेंगे तो साथ में क्या आएगा, जेड, जेड वाई स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा किसका, एक्स और वाई का।
तो इन तीनों से ही फाई की वैल्यू हमें मिल रही है। तो ओवरऑल जो फाई होता है वो क्या होता है कि जो भी टर्म्स हमारे पास हैं उनका हम सम करके लिखें, प्लस में कुछ कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। तो एक्स वाई साइन जेड जो है वो सब में कॉमन है, तो हम 3 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे एक्स वाई साइन जेड प्लस कोस एक्स है यहाँ पे, और सेकेंड टर्म में और थर्ड टर्म में हमारे पास क्या है, जेड वाई स्क्वायर है प्लस सी। तो जो अपना क्या आएगा, वेलोसिटी पोटेंशियल आएगा, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हम करते हैं कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव ऐसे सोल्व कर रहे होते हैं तो ऐसे हम लिखते हैं, कोई भी टर्म हम रिपीट क्यों नहीं करते, क्योंकि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ी थी उसमें हम क्या लेते हैं, एन की वो टर्म्स लेते हैं जिनमें एक्स अपना नहीं होता है या वाई टर्म नहीं होती है। जो भी हम जिस टाइप की भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करेंगे, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोस तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाली वीडियो देख लो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली, कि ये जो टर्म्स हैं वो हम रिपीट क्यों नहीं कर रहे, मतलब 3 बार क्यों नहीं लिख रहे, एक ही बार क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटीज़ हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इससे क्वेश्चन सोल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। फर्स्ट है अपना डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर, वो क्या होता है, 0 होता है। याद रखनी है आपको, ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल DC 0 हो, ठीक है। सेकेंड है अपना कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, वो क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन होता है हमेशा, वो क्या होगा, 0। तो इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हो कि CG 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है और वेक्टर का क्या लेते हैं, हमेशा डाइवर्जेंस लेते हैं। अब इसी सिंबल को हम कई बार ग्रेडियंट बोल रहे हैं, कई बार डाइवर्जेंस बोल रहे हैं। तो आप कब डाइवर्जेंस और कब ग्रेडियंट बोलोगे वो आपको आइडिया लगेगा कि ए क्रॉस बी से हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा, और वेक्टर का क्या लेते हैं, डाइवर्जेंस लेते हैं। अब यहाँ पे फाई क्या है, एक स्केलर हमें गिवन है, स्केलर का क्या लेते हैं, ग्रेडियंट लेते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी हमें निकालना है। तो साइक्लिक ऑर्डर जब हम फॉलो करते हैं तो हम क्या लेंगे, प्लस साइन लेंगे। तो बी हमने बाहर लिया, डेल क्रॉस ए, एक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। माइनस ए हमने बाहर लिया, ए को अगर हमने बाहर लिया तो डेल क्रॉस बी हम नहीं लिख सकते, बी के बाद डेल आता है। तो डेल क्रॉस बी अगर हम ले रहे हैं तो साइक्लिक ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है अपना कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अब यही डेल का सिंबल क्रॉस प्रोडक्ट दिख रही है, मतलब कर्ल बोलेंगे हम उसको। ए क्रॉस बी का कर्ल हम कैसे लिखेंगे ये आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है वो मैं बताती हूँ। जब हम बी के साथ डेल लिखेंगे तो उस टर्म को हम पॉजिटिव कंसीडर करके चलेंगे। ए के साथ हम जब डेल लिखते हैं तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ऐसे आप याद रख सकते हो। एक बार क्या लेंगे, बी डॉट डेल लेंगे, एक बार क्या लेंगे, डेल डॉट बी लेंगे। ए वेक्टर बाहर आएगा। अब क्योंकि बी डॉट डेल है ना, तो इसके बाद कोई वेक्टर आना चाहिए डेल के बाद, ठीक है। और यहाँ पे डेल डॉट बी अगर हम करते हैं, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर लेते हैं, तो स्केलर आएगा। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप ए को आगे लिख रहे हो या पीछे लिख रहे हो, क्योंकि ये रिजल्ट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल अगर हम पीछे लिख रहे हैं तो साथ में क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। अब आपको ध्यान हो गया होगा कि जब भी हम डेल को बी के साथ लिख रहे हैं, एक बार बी डॉट डेल लिखेंगे, एक बार डेल डॉट बी लिखेंगे, तो पॉजिटिव साइन लेना है। जब भी हम ए के साथ लिखेंगे तो हमें नेगेटिव साइन लेना है। ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है अपना कर्ल ऑफ ए वेक्टर। वो क्या आएगा हमारा, डाइवर्जेंस ऑफ ए। और डाइवर्जेंस ऑफ ए हमें क्या मिलेगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए हम लेते हैं तो हमें एक स्केलर मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ग्रेडियंट है। तो ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस ये क्या है हमारा, लैप्लासियन है, लैप्लासियन ऑफ ए वेक्टर। तो लैप्लासियन वैसे तो हम स्केलर का निकालते हैं, यहाँ पे हमने ए वेक्टर लिखा है। इसका मतलब क्या है, ये डेल स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट तो लैप्लासियन को ही कर रहा है, लेकिन वेक्टर का हम कैसे निकालेंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स का निकालेंगे। ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, इस फॉर्म में हम लिख लेंगे। फिर ए एक्स का लैप्लासियन लेंगे, ए वाई का लैप्लासियन और ए जेड का अलग अलग लैप्लासियन लेके आई कैप, जे कैप, के कैप को हम साथ में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़े हैं सारे के सारे, स्फेरिकल, पोलर, कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल। उनको आप एक वे से कैसे याद रख सकते हो
कैसे आप उनको याद रखोगे वो हम देख रहे हैं एक बार, ठीक है। तो हम कोऑर्डिनेट्स जो हैं अपने, जैसे कि कार्टेशियन में होते हैं एक्स वाई जेड, उन और स्फेरिकल पोलर में अपने होते हैं आर थीटा फाई, सिलेंड्रिकल में होते हैं एस फाई जेड या फिर रो फाई जेड, आर फाई जेड, ऐसे हम लिखते हैं। तो उनको आप कैसे लिख के चलोगे और कैसे याद रखोगे ना, वो मैं बता देती हूँ। तो कोऑर्डिनेट्स जो हैं, कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक जनरल फॉर्म हम उनकी लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, Q1 Q2 Q3, ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे हैं कि उनके आगे की जो टर्म होती हैं वो क्या है हमारी, H1 H2 H3, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन की, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो कार्टेशियन के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 जो Q1 जो होगा वो x होगा, Q2 y होगा और Q3 z होगा। H1 H2 H3 की वैल्यू जो है वो 1 1 1 लेते हैं हम। और ये कैसे लिखते हैं, जब कार्टेशियन के लिए हम लेंथ एलिमेंट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। यहाँ पे और कोई टर्म अपनी नहीं होती है, इनके आगे जो होता है वो कोई टर्म हमारी नहीं होती है, सिर्फ 1 1 1 हम लेते हैं। जब हम बात करते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो अपने Q1 Q2 Q3 क्या होते हैं, r थीटा फाई होते हैं, ठीक है। H1 H2 H3 की वैल्यू होती है 1 r साइन थीटा। तो जब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए लेंथ एलिमेंट हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, dr r कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, ऐसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे जो भी अपने ये H1 H2 H3 की वैल्यू होगी वो हम आगे लेके चलेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे r है थीटा के साथ में, और H3 के साथ में क्या है, r साइन थीटा। सिमिलरली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या होगा, s फाई z आप लिखो या रो फाई z लिखो। रो फाई z होते हैं, z जो होता है वो सिमिलर होता है Q3 के, कार्टेशियन वाले z के, और s और फाई जो है वो प्लेन पोलर के सिमिलर होते हैं, वो हम वीडियो में बात भी करने वाले हैं। और इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 1 s एंड 1, ठीक है। तो जब इसका लेंथ एलिमेंट हम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, ds s कैप प्लस s d फाई फाई कैप प्लस dz z कैप, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर और कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, लैप्लासियन, ये हम कैसे निकालते हैं तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो सबसे पहले तो ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन हम देखते हैं। हम देखेंगे एक जनरल फॉर्मूला Q1 Q2 Q3 H1 H2 H3 की टर्म्स में। फिर जिस भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट हो उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज आप पुट कर दोगे, Q1 Q2 Q3 H1 H2 H3 की, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है वो क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन कैसे हम लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला जो होगा 1/h1 डेल बाई डेल Q1, और डेल किसका लेंगे, फाई का लेंगे, ठीक है, Q1 कैप प्लस 1/h2 डेल फाई अपॉन डेल Q2 कैप प्लस 1/h3 डेल फाई अपॉन डेल Q3 इनटू में क्या आ जाएगा, Q3 कैप। हमें पता है कि ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन हमें क्या देता है, एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना डाइवर्जेंस का। डाइवर्जेंस किसका लेंगे, डाइवर्जेंस हम लेंगे एक वेक्टर का, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, डेल डॉट ए से लिखते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/h1 h2 h3 h1 h2 h3 डेल अपॉन डेल Q1, साथ में क्या आएगा, h2 h3। अगर Q1 के साथ में हम कर रहे हैं तो h2 h3 कोऑर्डिनेट लेंगे और किसका डेरिवेटिव लेंगे, a वेक्टर का लेंगे, ठीक है। प्लस ये जो टर्म है ये तो हमारी बाहर आएगी सभी से, कर्ल ऑफ कर्ल Q2 h2 के साथ में है तो h1 h3 a वेक्टर, प्लस यहाँ पे a वेक्टर भी नहीं, हमारा किसके साथ है, Q1 कोऑर्डिनेट्स के साथ है, तो a1 हम लेंगे, a1 कोऑर्डिनेट लेंगे, a2 लेंगे, क्योंकि Q2 के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो i कैप डॉट आई कैप और j कैप डॉट जे कैप होगा।
तो आई कैप का आई कैप के साथ जब हम लेते हैं तो यहाँ पे Q1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, A1 लेंगे, ठीक है, प्लस डेल बाई डेल Q3 H1 H2 A3, ठीक है। जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करें तो हम कैसे लिखते हैं, डेल बाई डेल एक्स, H1 H2 H3 की वैल्यू तो 1 होती है, डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे, इनटू में क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे, ठीक है, AX लिखो चाहे आप A1 लिखो, AX और A1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई कैप के कोऑर्डिनेट को, ठीक है। और डेल बाई डेल Y इंटू में AY, इनकी वैल्यू तो हमारी 1 होती है, डेल बाई डेल Z इंटू में A3 या फिर AZ हम लिखें। नेक्स्ट है अपना कर्ल, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, कर्ल हम एक वेक्टर का लेंगे तो उसको हम लिखते हैं डेल क्रॉस ए से, और एक जनरल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 1/H1 H2 H3, और डिटर्मिनेंट हमें निकालते हैं कर्ल में, तो डिटर्मिनेंट किसका निकालेंगे, यहाँ पे हमारा होता था कार्टेशियन में आई कैप जे कैप के कैप, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा Q1 कैप Q2 कैप Q3 कैप, और साथ में क्या आएगा H1 H2 H3, ठीक है। यहाँ पे होता था डेल बाई डेल एक्स, तो यहाँ पे होगा डेल बाई डेल Q1, डेल बाई डेल Q2, डेल बाई डेल Q3, और साथ में होता था x का कोऑर्डिनेट, एक ए जो वेक्टर है उसका x कोऑर्डिनेट वाला पार्ट होता था, तो x कोऑर्डिनेट वाला पार्ट क्या होगा, A1, तो A1 के साथ में आएगा H1, H2 A2, H3 A3, और इसका डिटर्मिनेंट हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना लैप्लासियन का, और लैप्लासियन जो होता है वो क्या होता है, लैप्लासियन जो हम निकालते हैं वो स्केलर फंक्शन का निकालते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर एस से फाई से लिखते हैं, फाई अपना स्केलर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेल स्क्वायर फाई से लिखेंगे। और ये असल में होता क्या है, क्योंकि स्केलर फंक्शन का हम निकालते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन है तो उसका क्या लेंगे, ग्रेडियंट लेंगे, और ग्रेडियंट लेने पे हमारे पास क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा, तो वेक्टर का हम क्या लेंगे, डाइवर्जेंस लेंगे, और जब वेक्टर का हम डाइवर्जेंस लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, एक स्केलर आता है, तो रिजल्ट स्केलर आएगा। अब यहाँ पे तो हम बात करें जो लैप्लासियन हम निकालते हैं वो स्केलर फंक्शन का निकालते हैं, और यहाँ पे हमने बात करी कि जो लैप्लासियन है वो किसका है, वेक्टर का है, तो लैप्लासियन वेक्टर का कैसे निकालेंगे, उसका मतलब क्या है कि जो डेल स्क्वायर ए वेक्टर अगर हम बात कर रहे हैं ना, डेल स्क्वायर ए वेक्टर, तो उसका मतलब क्या है कि हम कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर ए एक्स आई कैप प्लस डेल स्क्वायर ए वाई जे कैप प्लस डेल स्क्वायर ए जेड के कैप। मतलब हमने क्या किया कि लैप्लासियन निकाला उनके कंपोनेंट्स का और बाद में उसको वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। तो लैप्लासियन वेक्टर का अगर हम निकालते हैं तो वो एक वेक्टर ही आता है, लेकिन हम क्या करते हैं स्केलर का ही निकालेंगे, फिर बाद में उसके जो भी अपने यूनिट वेक्टर्स होंगे उसके रेस्पेक्ट में लिख देंगे, उसके जो भी यूनिट वेक्टर्स होंगे उसके साथ में लिख देंगे, ठीक है। तो लैप्लासियन का फॉर्मूला जनरली होता क्या है, अगर हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो कैसे हम लिखते हैं, लैप्लासियन को हम लिखेंगे, हमें पता है किससे लिख रहे हैं हम कि डेल स्क्वायर हम किसका निकालेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई का। तो हम कैसे लिखते हैं, अब डाइवर्जेंस है और ग्रेडियंट भी है, तो ये दोनों फॉर्मूला जो है ना वो एक तरह से कंबाइन है, तो हम दोनों फॉर्मूला कंबाइन है, तो इन्हीं से आप याद रखोगे कि 1/H1 H2 H3 जो है वो तो कॉमन आएगा जैसे डाइवर्जेंस में आता है, डेल बाई डेल Q1 भी आएगा जैसे डाइवर्जेंस में आता है, और यहाँ पे H2 H3 है ये भी आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/H1 है तो डिवाइडेड बाई H1 भी होगा, और यहाँ पे क्या है अब डेल फाई बाई डेल Q1 है, ठीक है। और क्योंकि स्केलर का हम निकाल रहे हैं तो एक स्केलर ही होता है, तो यहाँ पे कोई वेक्टर टर्म नहीं आएगी, यूनिट वेक्टर कोई नहीं आएगा। डेल बाई डेल Q2 हम निकालेंगे तो Q2 हमारा क्या आएगा H2 डिवाइड में आएगा, और नीचे क्या आएगा H1 H3 जैसे कि इसमें होता है डिवाइड में H2 है, और क्या आएगा डेल फाई बाई डेल Q2 आएगा, ठीक है, प्लस डेल बाई डेल Q3, और यहाँ पे क्या आएगा H3 जो है वो डिवाइड में आएगा, H1 H2 आएगा, डेल फाई बाई डेल Q3 आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा लैप्लासियन। और अगर H1 H2 H3 जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे, Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज भी हम पुट करेंगे,
तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ये लैप्लासियन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो भी फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं ना, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लैप्लासियन के, उन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ज़रूर से कर लेना ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो सकें। और ये फॉर्मूला ज़रूर से ध्यान रख लेना क्योंकि इनका यूज होता है क्वेश्चंस में काफ़ी। ईएमटी के जब क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं ना तो उनमें इनका यूज होता है। ईएमटी के लिए वेक्टर अलजेब्रा अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर अलजेब्रा जो हम बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं ना, एक तो ऐसा है कि नेट और गेट में भी अपने 1 से 2 क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा से बन जाते हैं और ईएमटी का तो बेस है वेक्टर अलजेब्रा। अगर वेक्टर अलजेब्रा आपको ठीक से आता है तो ईएमटी के क्वेश्चंस आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आज के लिए तो इतना ही। ये क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।